एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से एक तस्वीर सामने आई, दिखाइए। ये आप देखिए, सूरज कुंड मेला चल रहा था और ये झूला एक धराशायी हो जाता है। देख रहे हैं आप, किसी को समझ नहीं आता, उससे पहले ही हादसा हो जाता है। ये आप देखिए, एमएन सुनाइए जरा। बाप रे। दर्शकों, आप भी मेले में जाते हैं और मेले में झूले झूलना आम बात है। देखिए, आप जरा, आपको दिखाऊं मैं, यहां पर हादसा हुआ है, लेकिन इसे मूव कीजिए जरा, प्ले कीजिए। ये आप देखिए जरा, यहां पर घूम रहा है और यहां सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरा राउंड लेता है, यहां पर रुक जाइएगा जरा। ये आप देखिए, यहां इतने लोग मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6, करीबन यहां पर आधा दर्जन लोग बैठे हुए हैं। और आप सोचिए कि वो उल्टी साइड बैठे हुए हैं। प्ले कीजिए जरा इसे, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है, धड़ाम से गिर जाता है। ये आप देखिए जरा, दिखाइए फुल फ्रेम जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को। बाप रे। ये तस्वीर दर्शकों आपने देखी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, आ जाइए जरा। ये आप देखिए, ये उसके बाद की तस्वीर आई है। वहां लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन झूला फिर से गिर गया। दिखाइए जरा तस्वीर को फुल फ्रेम। दर्शकों, आपको बताता हूं, इस समय फरीदाबाद मेले में जहां हादसा हुआ है, वहां की तस्वीर देख रहे हैं आप। हादसे के बाद की तस्वीर दिखाइए जरा। इस हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। दर्शक देख रहे हैं आप, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और एकाएक जब झूला फिर से गिरता है, तब पुलिस वाला उसके नीचे आ जाता है। अब दर्शकों, एक और तस्वीर ये आप देखिए जरा, कैसे झूला धड़ाम से गिर गया। ये झूला झूलना सावधान करने वाला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं होता है। ये गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे भी। दर्शकों, ये आपके और हमारे लिए सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसे अगर हादसे होते रहे तो फिर लोग डर जाएंगे। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो मौलाना को डर लग रहा है दर्शक, वो भी योगी आदित्यनाथ के कानून से, उनके कदमों से, उनके एक्शन से। मौलाना कह रहे हैं
कि अब यूपी से चलो पश्चिम बंगाल। दिखाता हूं आपको। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उसके बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। 20 करोड़ मुसलमान कम है? कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो क्या भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता है? जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उस दिन हिंदू होना अपराध नहीं, गौरव की बात होगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए मौलाना डर क्यों रहे हैं? क्योंकि बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये बरेली में अवैध मस्जिद, सोचिए आप, अवैध मस्जिद थी जिसे बुलडोजर के जरिए धराशायी किया गया। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं बांदा की तस्वीर। दिखाइए जरा, ये आप देखिए कैसे अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, इसे भी दिखाइए। बचाओ का मर न गया। बचाओ का मर न गया। ये बांदा में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन बिल्डिंग को कैसे धराशायी किया वो आपने देख लिया। अब दर्शकों इन तस्वीरों को देखकर मौलाना डरने लगे, कहने लगे हैं कि यूपी से सामान बांध लो, पश्चिम बंगाल निकलना है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मौलाना डर के मारे। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। अब दर्शकों मौलाना मदनी तो कई बार इस बात का जिक्र करते हैं, लिखते हैं जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी। क्या ये गुलाम बनाना चाहते हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है? दर्शकों ये सवाल बहुत गंभीर है। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो सवाल यही है, क्या मदनी गुलाम बनाना चाहते हैं? और ये हरकत क्यों की जा रही है दर्शक? क्योंकि सियासी लोगों का भी इन्हें साथ मिल रहा है। उसमें नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। वो कैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, दिखाता हूं। तो आरएसएस के क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है। वो क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है। कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो नाम जो राष्ट्र रक्षा का प्रतीक है, वो नाम जो मई की गर्मी को भी शिमला वाली ठंडी बना देता है, जिस नाम से दंगाई थर थर कांपते हैं,
जिसके कानून से बड़ा बदमाश सरेंडर कर देता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मौलाना को डर लगता है। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। मौलाना का बयान विवादित है, लेकिन डर अच्छा है, क्योंकि योगी साफ साफ कह चुके हैं, मस्जिद हो या मदरसा, वैध है तो छुएंगे नहीं, अवैध है तो छोड़ेंगे नहीं। योगी राज में अवैध ढांचा मिट्टी में मिल रहा है, मजहबी आवाज डाउन हो रही है, नफरती पाठशाला पर ताले लग रहे हैं और मौलाना को डर लग रहा है, चलो बंगाल, नहीं तो योगी तौकीर की तरह नफरती दीवार तोड़ देंगे, सब कुछ मिट्टी में मिला देंगे। बचाओ का मर न गया। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, क्या कानून अपना काम कर रहा है तो किसी को देश, प्रदेश या शहर छोड़ देना चाहिए? नहीं दर्शकों, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मौलाना को डर क्यों लग रहा है? क्या मौलाना कोई गलत काम कर रहे हैं इसलिए यूपी छोड़ना चाहते हैं? ये देख रहे हैं आप, बैक पैक हो गया इनका। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो बंगाल जाकर सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं यूपी छोड़कर बंगाल शिफ्ट होने का मन करता है, तर्क दे रहे हैं यूपी में मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है। मौलाना का नाम है दर्शकों जर्जिस अंसारी, जो इटावा का रहने वाले हैं, और वो कहते हैं यूपी अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रही। उसने कहा है यूपी में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बज सकते और दिन में भी आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ ही कहते हैं बिना परमिशन हम कुछ नहीं करते। हालात इतने खराब हैं कि अब अपने घर में भी कई बार इस बात को कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो और पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाओ। एक और है मदनी साहब, दिख रहे हैं ना आपको, ये मदनी साहब कई बार मुसलमानों को बरगला चुके हैं। दर्शकों मूव कीजिए इसे। अरशद मदनी भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग को नेपाल से जोड़ने लगे हैं। कह रहे हैं नफरत के सौदागर हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी। आप सोचिए, क्या ये गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या ये गुलामी की जंजीरों की बात कर रहे हैं? दर्शकों सुनिए जरा, ये लोग कैसे मुसलमानों को बरगला रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। लेकिन दर्शकों ये सवाल क्यों, सोचिए जरा, ये मुसलमानों को क्यों बरगला रहा है? सोचा है कभी आपने? मैं बताता हूं। क्योंकि यहां साजिश की जा रही है, शरिया कानून लागू करने की साजिश। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पर लोगों का कहना है। और ये तस्वीर है संभल की। आज आपको रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट पहले दिखा दो, दिखाइए जरा। सिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहीं पर जो
इनका दफ्तर है। इसी दफ्तर के अंदर जो है एक तस्वीर लगी होती है, 2 तस्वीरें लगी होती हैं। अब ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जो अंदर आपको नजर आएगी। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है और अब ये जो नई वाली जो तस्वीर थी जो डब्बे में बंद थी उसे निकालकर लगाया गया है। और जो यहाँ वो तस्वीर जो कि धर्म, किसी खास विशेष धर्म को यहाँ पर इंगित कर रही थी, वो तस्वीरें हटाई गई हैं। और योगी मोदी के फोटो को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये योगी की सरकार में इस तरीके का शायद ये क्षेत्र के गांव का मामला है। सरिया कानून लागू हो चुका है, शायद इस गांव में सरिया कानून लागू हो चुका है और इतना ही बहुत ही गलत बात है। ये बच्चों को मुझे लगता है हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कहते तुमसे नमाज पढ़ो और योगी मोदी के फोटो को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये योगी की सरकार में इस तरीके का शायद ये देखा आप, कई मुख्यमंत्री का फोटो दबाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक ये रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये असम बीजेपी ने तस्वीर शेयर की। दर्शकों, हिमंता के टारगेट पर वो आ गए जो देश में रहकर गद्दारी कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं। दर्शकों, यानी उत्तर प्रदेश से असम तक नफरती साजिश की जा रही है। हिंदू बच्चों को जिहादी सोच की शिक्षा दी जा रही है। स्कूल की दीवारों से महापुरुषों की तस्वीरें हटाई गई दर्शकों, और दीवारों पर कुरान की आयतें लिख दी गई। इस मजहबी साजिश का आरोप टीचर मोहम्मद नाजिम पर लगा है। मोहम्मद नाजिम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाई की जगह हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करता है। यह आरोप हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बताएं दर्शक, कुछ इसी तरह की साजिश का जिक्र असम के मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद को जनसंख्या वृद्धि से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि मियां मुसलमान लोगों को लुभाते हैं, ऑटो रिक्शे में किराया कम रखकर हिंदुओं को बहलाते हैं, जिसे लव जिहाद के लिए आर्थिक जिहाद का नाम दिया गया। अब असदुद्दीन ओवैसी सीएम हिमंता के बयान पर चुटकी ले रहे हैं। ओवैसी ने कहा, 2 रुपए की भीख देता हूं, हिमंता भीख लेंगे क्या? यानी अब ओवैसी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच कैसे जंग शुरू हो गई है, यह भी देख लीजिए। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो? मैं ले लेगा, 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, आसाम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या भारत में वाकई घुसपैठ की साजिश की जाती है? हां, की जाती है। इसका जवाब यह है, क्योंकि आज से नहीं, पहले पाकिस्तान ये घुसपैठ की साजिश करता था, और अब ये बांग्लादेश से तारों के ऊपर से और नीचे से घुसपैठ ही आते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने बता दिया कि पाकिस्तान से पीओके छिन गया है। दर्शकों, मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। इस्लामाबाद में कल धमाका हुआ और कल ये बता दिया गया कि इस्लामाबाद में कैसे गृह युद्ध हो रहा है, और आज अमेरिका ने बता दिया। दर्शकों, ये तस्वीर आप देखिए जरा,
जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अब भारत का हिस्सा है और ये अमेरिका की तरफ से ट्रेड पर मैप जारी किया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि अब पीओके भारत में है। दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप तस्वीर देखिए, ये पीओके की तस्वीर है और अब ये मानकर चलिए पीओके में जो विरोध हो रहा है, जो विरोध शहबाज और मुनीर का हो रहा है, उसके बाद अमेरिका भी समझ गया है, मान गया है कि पीओके भारत का ही है। अब दर्शकों, मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर मैं किस मैप की बात कर रहा हूं। ये क्षेत्र आप देखिए, ये अमेरिका ने जारी किया है और इससे आप समझ सकते हैं ये भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन अमेरिका अब मान गया है कि पाकिस्तान ने जो गद्दारी की थी वो अब नहीं चलेगी। अब पीओके भारत का हिस्सा है और व्यापार के लिए पूरा भारत कैसे अमेरिका के साथ आ गया है, ये तस्वीर बताती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, कल धमाका हुआ मैंने आपको बताया, लेकिन आज देखिए जरा, शिया और सुन्नी की बगावत हो गई है और खबर यह है कि जो धमाका हुआ वो मुनीर के कहने पर हुआ है। दर्शकों, यानी मुनीर की आईएसआई धमाका करवा रही है और अब इधर शिया भी मैदान में आ गए, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सरकार की करतूत है, ये पाकिस्तान में रहने वाले मुल्ला मुनीर की करतूत है। सुनवाइए एमबीएस। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। दर्शकों, ये आवाज जम्मू कश्मीर तक सुनी जा सकती है कि पाकिस्तान में कैसे मुसलमानों को बांटा जा रहा है और अब तो कश्मीर से भी आवाज बुलंद होने लगी है, वो भी सुनवा देता हूं। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुनीर से फिदाइन मिला, यह दावा किया गया। मुनीर ने सारे पैसे दिए और सामान दिया इस फिदाइन को। दर्शकों, ये वही फिदाइन है जो इस्लामाबाद में हमला करता है और उसी हमले के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शिया मस्जिद में हमला हुआ और अब शिया आ गए मैदान में, यानी शिया और सुन्नी की जंग पर पाकिस्तान और मुनीर फंस चुके हैं बुरी तरह से। सुनिए जरा। खलकों से यही कहना चाहूंगा, कब तक ये जनाजों का सिलसिला, ये जनाजा देखने का सिलसिला करता रहेंगे? अगर ये सिलसिला रुकना पहले बीएलए ने ठोका, फिर इस्लामाबाद में धमाका और अब पीओके पर ऐलान अमेरिका। 24 घंटे में मुनीर की कूटनीति, रणनीति सब जैश और लश्कर के कैंपों में दफन हो गई। हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामाबाद से कश्मीर तक जिन्नालैंड मुर्दाबाद के नारे से गूंजने लगा। कश्मीरियों का खून बहाने की धमकी देने वाले आज पाकिस्तानियों के खून का हिसाब मांग रहे हैं। तुम फलस्तीनियों के खून में शरीक हो रहे हो, यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। पहले पाकिस्तान में शिया वर्सेस सुन्नी की जंग, उस पर से पीओके पर मुनीर का डेथ वारंट, मानो मुल्ला और उसकी मिलिट्री को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान जो खुद एक वॉलेटाइल कंट्री है, जिसकी स्टेट पॉलिसी आतंक है, लिहाजा उसमें शिया और सुन्नी का युद्ध, चाहे इसका कारण रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उनके बीच में तनाव यकीनन बढ़ जाएगा।
शहबाज को इंटरनेशनल भिखारी घोषित होने के बाद अब मुनीर की सियासी मौत भी पक्की हो गई। ट्रंप मोदी की डील से पाक की मिलिट्री रिजीम हिल गई। जैसे पीओके का नक्शा नहीं, ट्रंप ने मुनीर का डेथ वारंट साइन कर दिया हो। लेकिन कैसे, पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, बस देखते जाइए। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसे अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके अब भारत का हिस्सा है और इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा मैप जारी किया। आइए आपको दिखाते हैं ये मैप कैसा है। ये दर्शकों आप देख रहे हैं, यही है वो मैप, भारत का नक्शा है और अमेरिका ने बता दिया पीओके भारत का है। पिछले 24 घंटे मुनीर और पूरे पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़े हैं दर्शकों। बीएलए और इस्लामाबाद धमाकों के बाद अब पीओके पर धमाका हुआ है बड़ा। अमेरिका ने ट्रेड डील के बहाने सही पीओके को भारत का हिस्सा माना है दर्शकों, और इस बात का इशारा करता है दर्शकों ये कि ट्रेड डील ही नहीं, ये अघोषित डिफेंस डील भी है। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पीओके और अक्साई को भारत का हिस्सा दिखाना एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है दर्शकों, जो पाकिस्तान और चीन को नए उभरते गठजोड़ का रेड सिग्नल देता है दर्शकों। यूएस ट्रेड ऑफिस से जारी ये मैप मुनीर शहबाज के प्रोपेगेंडे को बहुत बड़ा झटका है, जो पिछले कुछ महीने से खुद को ट्रंप का फेवरेट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि शहबाज ने ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में भी शामिल होकर कर्ज लादा। लेकिन मोदी नीति के आगे शहबाज की कूटनीति धरी की धरी रह गई दर्शकों। कई विश्लेषक इसे पाक और चीन के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश मानते हैं, क्योंकि भले ही डिफेंस डील ना हो, लेकिन अमेरिका का रुख अब साफ हो गया है दर्शकों। मैप के जरिए अमेरिका ने बता दिया कि भविष्य में वो किसके साथ खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान 1962 के बाद से ही पीओके का राग अलापता रहा है। अब इस मैप से भारत को बड़ी कूटनीतिक नैरेटिव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। यानी बिना कहे अमेरिका ने बता दिया कि हम व्यापारिक नहीं, रणनीतिक साझेदार भी हैं। और इसे लेकर दर्शकों डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान के पीओके को, जिसके लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है, उसे अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है। और उसके दोस्त चाइना का अक्साई चीन को भी हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है। कंगाली में आटा गीला, यानी कि पाकिस्तान की दुखती रग पर इस तरह से हाथ नहीं हथौड़ा मारा गया है कि पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है और आने वाले समय में ये उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको बताया था दो मोर्चे पर पाकिस्तान पिट रहा है। पहला मैंने आपको समझा दिया और दूसरा है पाकिस्तान में गृह युद्ध। शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए दर्शकों। दिखाइए जरा तस्वीर, ये देखिए, ये मुनीर के लिए, शहबाज के लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट है कि अब पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की जंग हो रही है। ये इस्लामाबाद में धमाके के बाद पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीर है और सुन्नी कैसे नाराज हो रहा है, सुनवाइए जरा। खून में शरीक हो रहे हो, यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हम इससे ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तक शियायान हैदर कर्रार ने सब्र से काम लिया है, लेकिन हमारी सब्र को हमारी कमजोरी न समझा जाए। तुम फलस्तीनियों के खून में शरीक हो रहे हो, यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसे फुल ना करें। ये कल धमाका हुआ और आज शिया मुसलमान सड़कों पर आ गए। ये विद्रोह शुरू हो गया है दर्शकों, और शिया मुसलमानों ने कह दिया है ये जो हरकत की गई है ये ठीक नहीं है, यानी पाकिस्तान में हालात खराब होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, शिया समाज कह रहा है कि आईएसआई आतंकियों को पालने वाले अब शियाओं पर हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा। अभी बकवास करते, तकफीरी गिरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये है सुन्नी और ये आप देख रहे हैं शिया मस्जिद में धमाका। शियाओं की खोपड़ी उड़ा देंगे, ये किसने कहा? ये सुन्नियों की तरफ से कहा गया। और इधर क्या हुआ दर्शकों, अगली तस्वीर, मस्जिद में धमाका हुआ, शियाओं पर हमला हुआ।
लेकिन कैसे पहले धमकी दी गई सुन्नियों की तरफ से, सुनिए जरा। पठानों में भाई, ये पठानों का वतन है, पश्तूनों का वतन है। पठानों में भाई जुर्म करता है, अगर भाई हाथ नहीं आता तो दूसरे भाई को मारा जाता है, बाप को मारा जाता है, रिश्तेदार को मारा जाता है। अगर ये दहशतगर्द कानून के कटहरे में नहीं आता तो हम इनके बाकी रिश्तेदारों की कुपड़ियों को उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। दर्शकों, बड़ी बात है, पाकिस्तान में आज से ये नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में होता रहा है। यानी सुन्नी शियाओं को दबाते रहे हैं और ये पाकिस्तान की तस्वीर कई बार देखने को मिली है। लेकिन अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है दर्शकों। इस्लामाबाद धमाके पर 2 बड़े खुलासे हुए हैं और उससे बवाल मच गया है। पहला दावा, धमाके के पीछे ISI का हाथ है दर्शकों। कुछ पाकिस्तानियों ने दावा किया कि धमाका ISI ने करवाया। दावा है कि फिदायीन हमलावर असीम मुनीर से मिला था और मुनीर ने उसे पैसे और गाड़ी भी मुहैया करवाई थी। दूसरा खुलासा शिया मुसलमानों को टारगेट करने को लेकर हुआ है। शिया मस्जिद में हमले के बाद पाकिस्तान में शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए। शिया मुस्लिम मुनीर और सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए। दावा है कि शिया मुसलमानों को टारगेट करने की धमकी पहले ही दी गई। शियाओं के बड़े नेता सीधे आर्मी और ISI को जिम्मेदार बता रहे हैं। कल मस्जिद में हुए धमाके में 70 शिया मुस्लिम मारे गए दर्शकों, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। दरअसल शिया मुसलमान ईरान को सपोर्ट करते हैं, जो मुनीर को पसंद नहीं आ रहा। वैसे भी पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की आबादी महज 3% के करीब है। 25 साल में पाकिस्तान में 2000 के करीब शिया मुसलमानों को मारा गया। 2024 में सुन्नी ने शियाओं पर हमला कर खैबर में 150 लाशें गिरा दी थी। 2022 में इसी तरह शिया मस्जिद में हमला हुआ, 62 लोगों की जान गई। यानी पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ अब शिया मुस्लिम पाकिस्तान में विद्रोह पर उतर आए हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर की नींद उड़ गई है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड की फिदायीन महिलाओं ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है, दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहाँ की संसद पर शरीयत का झंडा फहराना चाहता है। और अब जब इस्लामाबाद के अंदर शिया और सुन्नी संघर्ष भी छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है और आने वाले समय में ये उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं एक तस्वीर जो हो रहा है पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर में भी अब शियाओं को लेकर रैली निकाली जा रही है। शिया समुदाय के लोग नरसंहार को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बताता हूं मैं, शिया कह रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म कर कौन रहा है दर्शक? सुन्नी मुसलमान। देख रहे हैं आप, क्या अब शहबाज की सत्ता खतरे में है? क्योंकि अगर शिया और सुन्नी का विवाद आगे बढ़ा तो शहबाज की कुर्सी हिलना तय है। लेकिन दर्शकों, इसके पीछे पता है कौन है? इसके पीछे है मुनीर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुनीर ने यह हमला करवाया। ISI इसके पीछे यह दावा किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान 3 फ्रंट पर बुरी तरह उलझा है, जो आपके सामने। एक तरफ BLA, TTP और TTP के साथ है सीक्रेट धुरंधर। यानी एक तरफ BLA के हमले के बाद भारी आक्रोश पनपा हुआ है, दूसरी तरफ गाजा में पीस डील के बाद सैनिक भेजने हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास सैनिक भेजने का बजट ही नहीं है। मुनीर अब गाजा में सैनिक भेजने से बचने के रास्ते खोज रहा है, क्योंकि यहां पर वो घिर गया है। दावा है कि इसी से बचने के लिए फॉल्स फ्लैग अटैक करवाएं, यानी खुद पर हमला कर दुनिया को यह दिखाना कि हम अशांत हैं। खुद को खतरे में दिखाकर पाकिस्तान सेना भेजने से पीछे हट सकता है, जिसका खुलासा पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर आदिल ने कई दिन पहले कर दिया था। इस्लामाबाद में हुआ धमाका मुनीर की उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है दर्शकों, ताकि मारे भी शिया मुसलमान जाएं और गाजा में सेना भेजने में भी उनको कोई कदम ना उठाना पड़े और बच जाएं। लेकिन मुनीर ने धमाके से शिया वर्सेस सुन्नी की उस मुसीबत को छेड़ दिया है, जिसकी चपेट में आकर पूरा पाकिस्तान जलकर खाक हो सकता है दर्शकों। और इसको लेकर पाकिस्तानी आवाम भी अब खुलकर अपनी बात रख रही है। पहले आपको वो सुनवा दूं। बॉटम लाइन, आसिम मुनीर मिस्त्री is likely to escalate
आइंदा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा और वहां पे भी होगा, वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना दस द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। लेकिन दर्शकों, ये शिया और सुन्नी का विवाद पाक के लिए, मुनीर के लिए, शहबाज के लिए कितना घातक है, एक्सपर्ट से सुनिए। किसने हमला किया ये तो पाकिस्तान तय करेगा, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पता करेंगी। लेकिन इससे भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है सियासतदारों ने, असीम मुनीर ने ही यह हमला कराया हो और साथ में एक तरीके का पूरे पाकिस्तान को जिससे वो दहला दें और ब्लेम करें हिंदुस्तान को। इसकी वजह से वो तमाम तरीके की और एड पा सकते हैं, इसकी वजह से वो तमाम तरीके से विश्व में जो उनको आर्थिक मदद चाहिए वो ले सकते हैं और हिंदुस्तान को बैड लाइट में दिखा सकते हैं। लेकिन ये गेम प्लान ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। पाकिस्तान जिस परिस्थिति से गुजर रहा और जितने ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां ऑपरेट कर रहे हैं, होगा क्या, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वो एक दूसरे पे हमला करेंगे और सफर कौन करेगा, वहां पाकिस्तान की आम जनता। लिहाजा असीम मुनीर ने अगर यह हमला कराया है तो इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। वहां इस तरीके की सियासत होती रही है, खूनी रंजिश होती रही है, आगे भी ऐसी होती रहेगी, इससे नकारा नहीं जा सकता है। दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के लिए हालात ठीक नहीं है। वहां पर खुलेआम कहा जा रहा है, बांग्लादेश में पता है आपको दर्शकों, चुनाव है, वो कह रहे हैं हिंदुओं को काटो और इसलिए जीत मिलेगी। क्या ये इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों? दिखाता हूं आपको पहली तस्वीर, बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले देखिए आप जरा, हिंदू विरोधी लोग सड़कों पर आकर, दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। दर्शकों, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये ढाका में बांग्लादेश की हिंदू विरोध में कैसे हादी के बमबाज तांडव मचा रहे हैं, कैसे हिंदुओं को टारगेट पर ले रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, एमएन सुनाइए। दर्शकों, वहां हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जा रही, देख रहे हैं आप, देखिए कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। आगोन आगोन। दर्शकों, एक तरफ यहां कैसे हिंदुओं को धमकी दी जा रही है और हिंदुओं के नेता रमेश चंद्र की जेल में मौत हो गई। दर्शकों, जेल में रहस्यमयी मौत सवाल खड़े करती है, आखिर चुनाव से पहले हिंदू नेता को किसने मारा? क्या बांग्लादेश में जिहादी एक्टिव हो गए? दर्शकों, दिखाइए तस्वीर, जिहादियों को पालने वाले यूनुस को तस्वीर देखनी चाहिए, कैसे हिंदू विरोध बढ़ता जा रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम। তাকে কিন্তু উড়াধুরে দেওয়া হচ্ছে। তাকে কিন্তু উড়াধুরে দেওয়া হচ্ছে। दर्शकों, लेकिन एक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए, ये जिहादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर को खंडित करो,
सोचिए आप, ये मानसिकता है इन लोगों की। आंखें खोलकर देखिए, कान खोलकर सुनिए, सुनवाइएगा। मंदिर হবে ভাঙার জন্য, মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইসকন থাকতে পারবে না। দিল্লির দালালি করলে দিল্লি চলে যাও, বাংলায় থাকতে হলে বাংলার মতো থাকতে হবে। जिहाद की ज्वाला में धू धू कर जल रहे बांग्लादेश में चुनाव है। कौन कितना कट्टर, किसके हाथ में नफरती पत्थर। ढाका में सड़कों पर हिंदू विरोधी और पुलिस में आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि मौलाना ऐलान कर रहा है, हिंदू भगाओ, बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইসকন থাকতে পারবে না। जिहादियों को पालने वाला यूनुस जिहादियों के हाथों हिंदुओं के घर जलवा रहा है। बारी बारी से जेल में हिंदू नेताओं को निपटा रहा है, और ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हिंदुओं को डराने के लिए हो रहा है। हिंदू के वोट देওয়া जायज नहीं, हिंदू के वोट देওয়া जायज नहीं, हिंदू के वोट देওয়া जायज नहीं, हिंदू ना কোনো কাফের के वोट দেওয়া ईमानदार জন্য जायज नहीं। बांग्लादेश में भड़की जिहादी आग की तपिश भारत में फैलाने की साजिश के बीच योगी वार्निंग दे चुके हैं। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं, चाहे यूनुस हो या कोई और। हिंदुओं पर जुल्म पहले भी हुए, हिंदुओं पर जुल्म आज भी हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये जिहादी तत्व कैसे बांग्लादेश में एक्टिव हो गए और हिंदुओं को मारकर ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। चुनाव से पहले बांग्लादेश में फिर से हिंसा होने लगी है। हादी गैंग के जिहादी समर्थक हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। चटगांव में हिंदुओं के घर में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। दर्शकों, देख रहे हैं आप, हिंदुओं को काटने और मंदिरों में तोड़फोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं जेल में बंद हिंदू नेता रमेश चंद्र की रहस्यमयी मौत हो गई। इसी बीच कुछ मौलाना हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेशी मौलाना कह रहा है, हिंदुओं को वोट नहीं देने देंगे। कुछ मौलाना मंदिरों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद से ढाका में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दूसरी तरफ ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प शुरू हो गई है। दर्शकों, यूनुस की पुलिस और हादी समर्थकों के बीच फायरिंग हो रही है। गोलीबारी में करीब 40 से 50 लोग घायल हो गए। ये प्रदर्शन उस्मान हादी के समर्थक हिंदुओं के विरोध में कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की घटना पर भारत सरकार की नजर है। सीएम योगी भी कह चुके हैं, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं। ऐसे में चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दर्शकों, लेकिन योगी आदित्यनाथ बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं। सुनिए जरा। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं, 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से। बिहार में रात के अंधेरे में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची, और उसके बाद बिहार में हुआ जमकर ड्रामा। क्या पप्पू यादव की तबीयत इसलिए खराब हो गई कि पुलिस उन तक, क्या वाकई बीमार हुए हैं? ऐसा क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं वो। पहले आपको वो सुनवाता हूं। सरकार से पूछिए, बच्ची को बचाना। अरे यार, गोली खाने के बराबर। चलिए, मेरे साथ क्या होगा? वो कह रहा है, मेरे साथ क्या होगा ये मुझे पता नहीं है,
लेकिन दर्शकों ये इतना सीधा मामला नहीं लगता है। जब गिरफ्तारी हो रही थी तभी पप्पू यादव ने काफी विरोध किया, उनके समर्थक मौजूद थे। कैसी बहस हुई है रात के अंधेरे में, जरा सुनवाइए, फिर से प्ले कीजिए। दीपक गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। शांत यहाँ बैठे प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ रोकिए ना, कॉपरेट। आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ अरे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना बात कर रहे हैं आप आ रहे हैं आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए? नहीं चल रहे, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए। क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ये बहस यहां पर रुकी नहीं दर्शकों, आगे भी हुई। पुलिस के अधिकारी पहुंचे, पप्पू यादव ने भी कई सवाल पूछे। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। हमको ये समझ में नहीं है। तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल है, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही है। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। अब पप्पू यादव क्या डर रहे हैं? क्या पप्पू यादव को विश्वास नहीं है पुलिस पर, इसलिए वो पुलिस को बदमाश तक कह दे रहे हैं? आइए जरा आपको बताता हूं हुआ क्या। कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेऊर जेल लाया गया। इसे एडजस्ट करिए, वो बात अलग है दर्शकों। देर रात गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और इसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का फरमान सुना दिया। हालांकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव फिलहाल जेल में नहीं है। उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल में रखा जाएगा उन्हें। ये आपको प्रतीकात्मक तस्वीर दिखा रहे हैं। अस्पताल में पटना पुलिस की कस्टडी में ही उनका इलाज होगा। सुबह मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। पटना पुलिस ने पप्पू को एम्बुलेंस से कोर्ट में पहुंचाया। सुनवाई के दौरान उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनका इलाज कराने के लिए कहा है। आपको बताएं, कोर्ट से कई सारे मामलों को लेकर वो पहले ही दावा कर चुके हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होने वाली है। 9 फरवरी को ही पप्पू यादव की जमानत याचिका भी सुनी जाएगी। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। पूरा मामला क्या है वो आपको बता रहा हूं। पुलिस ने देर रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों ने गिरफ्तारी के दौरान जमकर हंगामा किया। 3 घंटे की बहस के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन्होंने और उनके समर्थकों ने खूब बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों पर भी केस दर्ज किया है, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ी रोक रहे थे और सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के बेहोश होने की भी खबरें सामने आई। पटना की स्पेशल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। अब आपको जानकारी दे दें, पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था, लेकिन पप्पू यादव तय तारीख पर कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। इसके बाद उनको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन दर्शकों, पप्पू यादव के वकील क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं बिहार के, वो आपको सुनवाते हैं। एक ही रिक्वेस्ट इन्होंने किया था कि रात में हमको क्यों आप उठा रहे हैं, ये बात इन्होंने कहा। और ये झूठा एक केस फिर से कर दिया इनके ऊपर कि ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए। इसका एक झूठा सा केस कर दिया गया फिर से। पुलिस सरकार के अंदर होती है, अधीन होती है। सरकार का जैसा इशारा होता है वैसा ही, खास करके एमएलए एमपी बड़े नेताओं में तो सरकार के इशारा के बगैर कोई काम होता नहीं है। ये बेल जो टूटा था इनका, वो 7वां महीना 2025 में ही टूटा था, 29/7/2025 को। तो तब से ही इनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट था। पुलिस चाहती तो उसी दिन इनको गिरफ्तार करती, लेकिन किया नहीं। वो इसलिए क्योंकि मौके के तलाश में जिस दिन इनसे खतरा इनको लगा कि ये बिहार के मुद्दे को उठा रहे थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया। कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये सरकार का संकल्प भी। अब दर्शकों, पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, फिर वापस आ गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कई सारी घटनाएं घटी।
लेकिन पप्पू यादव और कांग्रेस की मुश्किल कैसे बढ़ गई है दर्शक। आप सोचिए, यह मामला काफी पुराना है और इस मामले को लेकर पप्पू यादव पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन यह मामला कब का है, आइए इसकी जानकारी आपको देता हूं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी धोखाधड़ी में की गई दर्शकों। पप्पू के खिलाफ किराए का कमरा हथियाने का आरोप लगा। सोचिए जरा, किराए का कमरा हथियाकर पार्टी दफ्तर खोलने के उन पे गंभीर आरोप लगे। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ 1995 में यह मामला दर्ज हुआ था। साल 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताएं, विनोद बिहारी लाल ने धोखाधड़ी का पप्पू यादव पर केस दर्ज कराया था, जिसके बाद आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। धारा 419 उन पर लगी, गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी करना। धारा 420 भी लगी, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना। इतना ही नहीं, धारा 448 जिसमें किसी के घर में अवैध रूप से प्रवेश करना, घुसना। धारा 468 धोखा देने के मकसद से फर्जी दस्तावेज बनाना। और धारा 506 भी लगी, जिसमें आपराधिक धमकी की बात है। धारा 120 भी आपराधिक साजिश के भी उन पर गंभीर आरोप लगे। और पप्पू यादव के खिलाफ लंबे समय से ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए तो वारंट जारी किया गया, फिर भी पेश नहीं हुए तो इश्तिहार दिए गए, कुर्की का आदेश दिया गया, लेकिन मामला आगे बढ़ने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। लेकिन पप्पू यादव की इस गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल और प्रियंका ने पप्पू के सपोर्ट में पोस्ट किया है। दरअसल पप्पू निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा हमने बताया। लेकिन अब पप्पू अपने साथ साथ कांग्रेस की भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। सुनिए जरा बिहार में कैसे बयानबाजी सामने आई है, सुनिए। तो कभी कभी हमें लगता है कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिस तरीके से वो अभिनय करते हैं, जिस तरीके से वो हर एक चीज़ को इवेंट बना देते हैं, वो साहब काबिल तारीफ है। इसकी तारीफ करनी चाहिए। आपको तो कानून का सम्मान करना चाहिए। आप कहते हैं अदालत का सम्मान करें, अदालत ने इस वारंट को इशू किया था। तो पप्पू यादव थिएटर और ड्रामा के आर्टिस्ट, जिनको भी शिकायत है तो मुकदमा है कि नहीं जाकर जरा देख लें कोर्ट में। मुकदमा अगर नहीं है, फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है, तब कोई बात होती है। अदरवाइज मुकदमा है ही, और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। 30 साल पुराने मामले में बार बार उनके ऊपर मतलब ये संज्ञान में उनको आ रहा था कि सम्मन जारी किया हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया और उसके बाद प्रशासन के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, इसलिए प्रशासन अपना काम कर रही है और उसके लिए इस पे कोई आरोप लगाने की कोई जरूरत, क्योंकि ये न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय इस पे अपना संज्ञान लेंगे। अब दर्शकों, आज एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था युद्ध होगा, लेकिन अब खबर आ रही है दर्शकों, न्यूक्लियर डील पर बात हो रही है। अगर यह डील नहीं हुई तो फिर अंजाम बुरा होगा, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। पहली तस्वीर दिखाई जरा, मस्कट में, ओमान दावा कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति करवाएगा। दोनों के बीच में मस्कट में इस समय मीटिंग भी हो रही है, कई सारी बातें कही गई। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इधर अमेरिकी युद्धपोत खड़े हुए हैं, कह दिया है अगर डील नहीं हुई तो फिर युद्धपोत को ईरान के करीब लेकर जाएंगे। यानी अमेरिका पूरी तरह से अभी पीछे नहीं हटा है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, क्या वाकई मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत बन जाएगी? क्या बातचीत हो जाएगी? आखिर क्या हो रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है दर्शकों। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है, कहा अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील नहीं की तो अंजाम पता है क्या होगा। मस्कट में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई। पहले दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, ईरान डील करने को लेकर उत्सुक नजर आ रहा है, ये ट्रंप कहते हैं। ट्रंप ने कहा ईरान पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, ऐसा लगता है ईरान डील करने के लिए बेकरार है, उत्साहित है। हमारा एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है। युद्धपोत की बात करें, वो बहुत जल्द ही वहां पर पहुंच जाएगा। ईरान डील करना चाहता है, उन्हें करनी भी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पता है कि नतीजा क्या होगा। ट्रंप ने साफ कर दिया कि डील की मुख्य शर्त यही है, ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल ना करे। अमेरिका के साथ मीटिंग में शामिल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, किसी भी बातचीत के लिए धमकी और दबाव से बचना बहुत जरूरी है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। बिना दबाव के बातचीत होगी तभी कोई हल निकल सकता है।
यानी ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार दबाव डाल रहे हैं। सुनिए जरा। ईरान पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। ऐसा लगता है कि ईरान डील करने के लिए बुरी तरह से बेकरार है। ये डील पिछली बार से अलग होगी। हमारा एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और वो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएगा। ईरान डील करना चाहता है और उन्हें करनी भी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नतीजा पता है। बहुत अच्छे माहौल में विचारों का आदान प्रदान हुआ। ये एक अच्छी शुरुआत थी। बातचीत न्यूक्लियर डील को लेकर हुई। हमने इस बात पर जोर दिया कि न्यूक्लियर बातचीत और मुख्य मुद्दों को समझने के लिए एक शांति माहौल की जरूरत है जो तनाव या धमकियों से मुक्त हो। दबाव से बचना किसी भी बातचीत के लिए एक जरूरी शर्त है। हमने आज ये बात कही। लेकिन दर्शकों, आज आपको एक और खबर देखनी चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है, लेकिन उस डील पर अब बहुत कुछ भारत की तरफ से साफ किया गया है। जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सारे सवालों का भारत ने जवाब दिया है। पहली तस्वीर दिखाइए। आज पीएम मोदी कहां पहुंचे दर्शकों? डील के बाद मलेशिया, कुआलालंपुर में भव्य स्वागत किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। प्रधानमंत्री पहुंचे भारतीय समुदाय के बीच, और कैसे भारतीय समुदाय ने स्वागत किया है सुनवाइए जरा। Thank you. Request all the guests. आपको बताएं, डील हो चुकी है भारत और अमेरिका की, और भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसको लेकर भारत ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया। ये देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा ट्रेड डील पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, और इसमें जो लोग सवाल उठा रहे थे उसमें कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और इधर ट्रंप का आभार जताया पीएम मोदी ने। दिखाई जरा तस्वीर, ये आप देखिए। ये पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और बताया कि भारत और अमेरिका के लिए, भारतीयों के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भारत ने अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। पीयूष गोयल ने भी बाकायदा ये बताया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कि भारत को विकसित बनाने में इस डील से बहुत मदद मिलेगी। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत पर 25% टैरिफ जो लगा था वो खत्म हो गया, और ये टैरिफ घटकर कितना हो गया दर्शकों? 50 से 18% का। लेकिन दर्शकों, ये डील भारत और भारतीयों के लिए कितनी बड़ी है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बड़ी बातें सामने आ गई। कृषि और डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी उत्पादों को एंट्री नहीं दी गई। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमने किसानों के हित को पूरा ध्यान में रखा। एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। वहीं डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगी और कहने लगी करोड़ों किसानों के पेट पर लात मारी गई है। ये समझौता हमारे आत्मसम्मान से हुआ है। ये हमारे जो हित है किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है। भारत सरकार का दावा है कि इस डील से भारतीय व्यापारी, किसान और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये डील गेम चेंजर साबित होने वाली है। दर्शकों, आपको बताते हैं ये डील भारत के लिए, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी है, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी डील है। आइए, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है। भारतीय सामान पर अमेरिका ने
टैक्स 50 से घटाकर 18% कर दिया और रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगा 25% अतिरिक्त टैरिफ भी हट गया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते की तारीफ की है। कहा, डील में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। कई भारतीय कृषि उत्पाद पर अमेरिका में 0 टैरिफ लगेगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के कृषि उत्पाद को भारत में टैरिफ की छूट नहीं दी गई और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। समझौते से भारतीय व्यापार को बहुत लाभ मिलने वाला है। निर्यातक के लिए करीब 27.18 लाख करोड़ रुपए का बाजार खुलेगा। भारत अगले 5 साल में अमेरिका को 50,000 करोड़ डॉलर के उत्पाद खरीदने वाला है और अमेरिकी कृषि उत्पादों की एंट्री नहीं होगी। आप सुन लीजिए, चावल, गेहूं, खोपरा, ओट्स, मैदा, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी आटा, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, पनीर, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि जैसे उत्पाद जो अमेरिकी बाजार के हैं, उन्हें भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा, कृषि और डेयरी उत्पादों को हम मंजूरी नहीं दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों, भारत की कृषि के लिए और भारत के व्यापारियों के लिए, भारत के किसानों के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको बताते हैं कि आखिर ये ट्रेड डील कितनी खास है। जेम और डायमंड के साथ दवाइयां, फार्मा प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ है। भारत में बने स्मार्टफोन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, इन पर भी 0 लगेगा। मशीन और ऑटो पार्ट्स, कुछ प्लास्टिक और लकड़ी की वस्तुएं, सिल्क और सिल्क के उत्पाद, कई तरह के मसाले पर 0 टैरिफ लगाए दर्शकों। चाय, कॉफी, नारियल का तेल और वनस्पति मोम, रस, काजू और सूखे मेवे, केले, आम, अमरूद, एवोकाडो और कीवी फ्रूट, पपीता, अनानास, मशरूम, जड़ वाली सब्जियों पर भी 0 टैरिफ लगेगा। अमेरिकी बाजार में इन भारतीय उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा दर्शकों, और ये वाकई भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनिए पीएम मोदी क्या कहते हैं। विकसित भारत बनाना है ना, विकसित भारत बना के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम अपने सपनों को साकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सपनों को संकल्प में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हम संकल्प को सिद्ध करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इन दिस जर्नी आवर प्रवासी भारतीय, द इंडियन डायस्पोरा इज अ वैल्यूएबल पार्टनर। जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। ये समझौता हमारे आत्मसम्मान से हुआ है। ये हमारे जो हित है किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है। और जो भी लोग अब ढोल बजाकर, थाली बजाकर इस मातम की घड़ी को जश्न की घड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। ये डील नहीं है, ये सरेंडर हुआ है। भारत की अर्थनीति अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे कई विश्व की कई देशों के साथ, ईयू के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और अभी अभी यूएसए के साथ हमारी वाणिज्य वार्ता संपन्न हुई है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है ये वही बातें कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन पहले की कह दी थी। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर कोई प्रतिकार नहीं किया, तो क्योंकि मोदी जी तो दंडवत होकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भारतीय गुड्स पर 18% टैरिफ लगेगा। हम इसको जीत मान रहे हैं। 3% से कम टैरिफ लगता था, 6 गुना हो जाएगा वो टैरिफ। इसका सीधा इंपैक्ट कंपनीज की मार्जिन पर, एक्सपोर्टर्स की मार्जिन पर, उनके प्रॉफिट पर, उनके मुनाफे पर और उनके निवेश पर। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में बेहतरीन ट्रेड डील हुई है। भारत के लिए बड़ा बाजार खुला है। एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। कारोबारियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल और लेदर में और मशीनरी में और
जो फार्मास्यूटिकल है उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी ने देश के किसानों, देश के आम लोगों के हितों को यूएस के हाथों बेच दिया है और किसानों को, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं देश के किसान, उनको शिकारी पंजों में फेंक दिया है अमेरिका के। दर्शकों, वाकई इस डील के बाद सियासत हो रही है, लेकिन डील के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। वो कहते हैं, परमात्मा की कृपा से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है, फर्क केवल इतना है कि हम उसे महसूस कर पाते हैं या नहीं। जब हमें यह समझ आने लगे कि ईश्वर दयालु है, उसका नियम हमारे भले के लिए है, तब हमारे मन से डर खत्म होने लगता है। ईश्वर का विधान कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो हमेशा मंगल करने वाला है। जब हमें यही विश्वास हो जाता है कि ईश्वर का हर निर्णय सबके हित में सुख, सम्मान और उन्नति के लिए है, तब हमारे मन में ईश्वर के प्रति गहरा भरोसा और पूर्ण समर्पण पैदा होता है। यानी आप चिंता ना करें, अपना ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH